हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एमएसके पाठशाला। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के यूनिट नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन यानी कि विलयन को पढ़ रहे हैं और आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 7 अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है ना साथियों, आज का यानी कि जो टॉपिक हमारा है वो होगा अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है ना, आज हम लोग सीखेंगे अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं। इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि 6 लेक्चर में हम इस चैप्टर को कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा करके उन सभी लेक्चर्स को देखिए और अच्छे तरीके से केमिस्ट्री को सीखने की कोशिश कीजिए। जी हाँ साथियों, मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहां पर सिखा रखा है। जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको अच्छे से कवर किया जा चुका है। अभी फिलहाल हम लोग सीखेंगे अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, यानी आने वाले 3-4 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। फिलहाल जरा देखते हैं ध्यान से कि अणुसंख्य गुणधर्म है क्या। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो कहानी होगी वो यही होगी कि आपको अणुसंख्य गुणधर्म समझना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जरा ध्यान से देखिए साथियों, क्या कि अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक, किस चीज को बोला जाएगा अणुसंख्य गुणधर्म, जरा सोचिए और बताइए ध्यान से। ठीक, तो ये लिख दिया मैंने अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, अब आप हमको एक बात बताइए कि किस चीज को हम अणुसंख्य गुणधर्म बोले। तो मैं आपको अगर थोड़ा सा कहानी समझाऊं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या कि दो बातें लिखी है, एक लिखा हुआ है अणु, ठीक, और एक लिखा हुआ है संख्या। संख्य का मतलब क्या हो जाएगा, संख्या, ठीक, और गुणधर्म का मतलब सबको पता है गुण। मतलब क्या कि विलयनों के ऐसे गुण, विलयनों के ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हो। मतलब अभी तक आपने जो सीखा था क्या कि उसमें विलयन में आपको कुछ ग्राम में मात्रा दी जाती थी, किसी एमएल में मात्रा दी जाती थी, बट अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी लेना है उस पे उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा, वो सब और सब उसकी संख्या पर निर्भर करेगा। जी हाँ साथियों, किस पर निर्भर करेगा, संख्या पर निर्भर करेगा। ठीक, तो आप ऐसे इसकी डेफिनेशन भी लिखना चाहें तो बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। ध्यान दीजिएगा क्या कि विलयनों के ऐसे गुणधर्म, देखो ध्यान से, क्या कि विलयनों के ऐसे गुणधर्म, विलयनों के ऐसे गुणधर्म, ऐसे गुणधर्म, विलयनों के ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अणुओं की संख्या पर निर्भर करते, ठीक है ना, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की प्रकृति पर नहीं, अणुओं की प्रकृति पर नहीं, ठीक है ना, प्रकृति पर नहीं। क्लियर है, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, गुणधर्म कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक, ये कहानी है, फिर से पढ़ लो, कुछ नहीं है ना, जो नाम है डेफिनेशन का वही उसकी डेफिनेशन भी है। ठीक, क्या कि विलयनों के ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की प्रकृति पर नहीं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है ना, चलो देखो कैसे, क्या मतलब क्या इसका, देखते जाइएगा साथ में, सबको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे कह दिया यहाँ पर क्या कि हमारे पास में दो मॉलिक्यूल हैं, दो मोल हैं NaCl के, किसके हैं, NaCl के, ठीक, और इसके बाद में दो मोल हैं HCl के। ठीक, तो ये बात इस बात पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगा कि NaCl की कैसी प्रकृति है या HCl की कैसी प्रकृति है, ये इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ निर्भर करेगा कि दोनों के अणुओं की संख्या कितनी है। तो दोनों के अणुओं की संख्या कितनी दी गई है, दो, बात समझ रहे हैं ना। तो इसके अणुसंख्य गुणधर्म जो है वो किस बात पर डिपेंड करेंगे कि अणुओं की संख्या कितनी दी गई है, अणुओं की प्रकृति कैसी है, इस बात पर कोई निर्भर नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक, ये बात अच्छे से ध्यान रखिए। फिलहाल अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये होते कितने प्रकार के हैं।
तो आपको ये ध्यान रखना है क्या कि ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। मतलब आपको यहाँ से 4 प्रकार के अणुसंघ गुणधर्म पढ़ने हैं। अब कौन कौन से 4 प्रकार के अणुसंघ गुणधर्म पढ़ने हैं जरा देखिए ध्यान से। तो पहला ही अणुसंघ गुणधर्म जो है वो होगा हमारा क्या, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है ना, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब अगर मैं दूसरे की बात करूं तो जो दूसरा अणुसंघ गुणधर्म है वो है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है ना, ध्यान से देखते जाइएगा साथियों बोर्ड की तरफ, क्वथनांक में उन्नयन। अब इसके बाद मैं तीसरे टॉपिक की बात करूं या तीसरे गुणधर्म की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है क्या, हिमांक का अवनमन। अवनमन, ठीक है ना, हिमांक का अवनमन, ठीक। और चौथा एंड लास्ट गुणधर्म जो है वो होगा परासरण दाब। क्या बोलेंगे आप, परासरण दाब, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपको 4 अणुसंघ गुणधर्म तैयार करने हैं और जिस दिन आपने ये चारों गुणधर्म तैयार कर लिए उस दिन से आपका चैप्टर मेरे ख्याल से लगभग कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 टॉपिक और बचेंगे, जैसे असामान्य मूलर द्रव्यमान, ठीक, उसको भी पढ़ा दिया जाएगा और वान हाफ गुणांक वो भी पढ़ा दिया जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद चैप्टर एकदम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है सारी की सारी कहानियां। और आज हम लोग एक गुणधर्म के बारे में सीखेंगे क्या, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है ना। एक गुणधर्म आज हम लोग तैयार कर लेंगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक। चलो शुरू करते हैं और ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला हमारा गुणधर्म है वो क्या है, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक। ये हो गई पहली कहानी। अब इस वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को सीखने से पहले आपको और भी कई सारी चीजें हैं जो सीखनी बहुत जरूरी है। कौन सी कई सारी चीजें हैं जरा ध्यान दीजिएगा। पहली ही चीज आपको ये समझनी पड़ेगी क्या, कि आप याद रखेंगे वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास क्या, वाष्प दाब का अवनमन, ठीक। यही आपको सीखना है पहले कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। अगर वाष्प दाब का अवनमन समझ में आ जाएगा तो आप वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन भी आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब क्या करा जाए, तो इसको समझने के लिए छोटी सी कहानी यहाँ पर समझते हैं। साइड में देखो जरा ध्यान से। जैसे हमने आपसे कह दिया क्या कि यहाँ पर आपने एक बीकर लिया और एक बीकर ये ले लिया, ठीक। समझना पहले बात को ध्यान से ना। अब इस बीकर में आपने केवल और केवल मान लो पानी उबाला। क्या करा हम, क्या पानी को आपने गर्म किया, बात समझना ध्यान से, ठीक। केवल और केवल किसको गर्म किया, पानी को गर्म किया, ठीक है ना। और इस वाले में आपने पानी के साथ साथ 1-2 चीजें और ले ली। जैसे हमने मान लिया नमक ले लिया, ठीक है ना। तो पानी भी है और प्लस में क्या है, नमक भी है, ठीक है। तो ऐसे 2-3 चीजें। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका ये जो पानी है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है, ठीक। और ये वाला भी कितने पर उबल रहा है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये भी उबल रहा है। तो जरा सोचो कि वाष्प ज्यादा किसमें निकलेगी। तो आपको पता है जिसने मान लो इसमें चाय बनाई है कभी आपने, ठीक है, जिसने भी चाय बनाई होगी ना उसको मैं जल्दी समझा दूंगा, थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक। कैसे कि अगर केवल पानी उबालते हो ना तो इसमें से बहुत सारी क्या निकलती है, वाष्प निकलती है। और पीछे मैंने सिखा दिया है कि जितनी ज्यादा वाष्प बनेगी उतना ही ज्यादा वाष्प दाब भी बनेगा, ठीक। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, जब इसी उबलते हुए पानी में आप थोड़ी सी चीनी डाल दो या चाय पत्ती डाल दो, ठीक। तो जैसे ही आप चीनी या चाय पत्ती डालते हैं तो वो पानी जो है, उबलता हुआ पानी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। ध्यान दिया कभी, उबलता हुआ पानी शांत हो जाता है। और अगर वो उबलता हुआ पानी शांत हो गया तो वहां से वाष्प निकलना भी कम हो जाता है, ठीक। और अगर वाष्प कम निकलेगी तो उसका वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं, ध्यान से समझते जाइएगा कि केवल अगर पानी को उबाला जाएगा तो बहुत ज्यादा वाष्प निकलेगी। अब जितनी ज्यादा वाष्प निकलेगी उतना ज्यादा वाष्प दाब भी बनेगा। लेकिन अगर वाष्प कम निकलेगी तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो चलो अब और समझो जरा कि और क्या आप समझना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है कहानी। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से। तो आप क्या बोलेंगे क्या, कि जब किसी वाष्पशील विलायक में, जब
जब किसी वाष्पशील विलायक में जब किसी वाष्पशील विलायक में जब किसी वाष्पशील विलायक में किसी अवाष्पशील जब किसी वाष्पशील विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब पहले की तुलना में कम हो जाता है। ठीक है ना, वाष्प दाब पहले की तुलना में कम हो जाता है और वाष्प दाब में कमी ही वाष्प दाब का अवनमन कहलाती है। क्लियर हुआ? ठीक, तो ये हो गई डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है ना, तो ये तो वाष्प दाब में क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक, अच्छा मैं थोड़ी सी बातें और पूछूं क्या आपसे, बताएंगे मुझे? जरा ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा कि सच में आपको ये चीजें समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही। ठीक, अभी हमने आपसे कहा क्या कि 2 बीकर बना के दिखाए थे मैंने आपको, और उस बीकर पे आपने ध्यान दिया था कि जो शुद्ध विलायक था उसका वाष्प दाब ज्यादा था कि विलयन का वाष्प दाब ज्यादा था। बात समझना, मैं दोबारा फिर से बना दूं, थोड़ा सा ना गलती हो गई साफ करके इसको ना, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही। दोबारा फिर से बना दिया अपन ने। ठीक है, और मेरी बात अब ध्यान से समझना क्या कि यहाँ पर केवल और केवल जो है ना वो क्या है, पानी उबल रहा है। क्या उबल रहा? पानी उबल रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पर पानी के साथ साथ में क्या है, आपने चीनी भी घोल दी। क्या घोल दी? चीनी भी घोल दी, मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना, तो आपको पता है कि ये जो वाष्प दाब है वो किसका वाष्प दाब हो जाएगा? शुद्ध विलायक का। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम लोग लिखते हैं P0 से, और ये क्या बन चुका है? विलयन। और अगर विलयन बन चुका है तो इसके वाष्प दाब को किससे लिखा जाता है? PS से। अब हमको आप इतना बात बता दो कि किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा कि विलयन का वाष्प दाब ज्यादा होगा? तो आपने ध्यान दिया कि इसी पानी में जैसे ही आपने चीनी चाय पत्ती डाली तो उसका जो वाष्प दाब था वो थोड़ा सा क्या हो गया? कम हो गया। और वाष्प दाब में कमी ही तो क्या कहलाती है? वाष्प दाब का अवनमन कहलाती है। ठीक, तो आपको एक छोटी सी बात समझ में आ गई होगी कि वाष्प दाब ज्यादा किसका होगा? शुद्ध विलायक का। क्लियर है कि नहीं? अब आपको ध्यान रखना, अगर इसका मैं फॉर्मूला आपसे पूछूं कि फॉर्मूला बना के दिखाओ तो आप क्या करते? जरा सोचिए। तो आप ध्यान रखना, लिखेंगे क्या कि वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है ना, तो जो वाष्प दाब के अवनमन का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा क्या कि विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। ठीक है ना, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ठीक, हमेशा ध्यान रखना कि आपको ज्यादा में से कम को घटाना है, ज्यादा में से कम को घटाना। ज्यादा किसका था? विलायक का वाष्प दाब। कम किसका था? विलयन का वाष्प दाब। ठीक है ना, तो जो वाष्प दाब का अवनमन का फॉर्मूला बना, वाष्प दाब का अवनमन। ठीक, तो जो वाष्प दाब के अवनमन का फॉर्मूला बना वो क्या बनेगा? P0 माइनस का PS। ठीक, क्या बोलेंगे? P0 माइनस का PS। ठीक, ये निकल कर आया है फाइनली फॉर्मूला कि जो वाष्प दाब का अवनमन है वो क्या है। ठीक, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर वाष्प दाब का अवनमन समझ में आ गया है तो जो आपने हेडिंग बनाई हुई थी ऊपर सबसे पहले, क्या? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है ना, कौन सी हेडिंग बनाई थी आपने? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब
का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। ठीक है ना। अब एक चीज समझो जरा ध्यान से यहाँ पर, क्या कि आपेक्षिक का मतलब यहाँ पर एक वर्ड लिख दूंगा सापेक्ष। क्या लिख दूं? सापेक्ष। ठीक। अब सापेक्ष का मतलब होता है, अगर इसको थोड़ा सा और लिखा जाए तो सापेक्ष का मतलब होता है तुलना। क्या होता है? तुलना। किसी के सापेक्ष या किसी की तुलना में किसी का वाष्प दाब कम या ज्यादा ही तो होता है। तो आपने देखा कि जो वाष्प दाब का अवनमन है, अवनमन का मतलब क्या होता है तो थोड़ा सा समझ लो, जानते इसको हम लोग कमी भी बोल देते। क्या बोल देते? कमी। ठीक। यानी वाष्प दाब में जो आपने कमी देखी है वो किसके सापेक्ष देखी है? तो जो कमी आपको देखने को मिली वो किसके सापेक्ष देखने को मिली? तो विलायक के सापेक्ष तो ही देखने को मिली है। मतलब जो शुद्ध विलायक था उसका वाष्प दाब ज्यादा था, तो जैसे चीनी चाय पत्ती पड़ी उसमें तो उसका वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया। तो अब आप कैसे पता करोगे किसका कम है किसका ज्यादा? जब दोनों की तुलना कराओगे, और जब दोनों की तुलना कराई जाएगी तो आपने देखा कि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है और विलयन का वाष्प दाब थोड़ा सा कम है। ठीक है ना। तो ये जो तुलना कराने पे ही तो पता चला, बस यही तो डेफिनेशन में लिखना है। क्या? कि शुद्ध विलायक के सापेक्ष, क्या बोलना है? शुद्ध विलायक के सापेक्ष, शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ठीक है ना। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ठीक। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है ये है क्या सच में? तो शुद्ध विलायक के सापेक्ष जो आपने वाष्प दाब का अवनमन पढ़ रखा है वही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाएगा। ठीक। जैसे ध्यान से देखना, अब मैं छोटी सी बात अगर आपको समझाऊं तो आपने पढ़ा होगा ना कि x के सापेक्ष y का समाकलन या अवकलन करने पर या t के सापेक्ष करने पर, ठीक, तो जिसके सापेक्ष पूछा जाता है उसको कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा कि अगर x के सापेक्ष पढ़ना है तो क्या लिखते हो आप? dy बटे dx, या t के सापेक्ष करना होता है तो क्या लिखते हो आप? dx बटे में dt। ठीक। तो जिसके सापेक्ष पूछा जाता है उसको कहाँ रखा जाता है? नीचे रखा जाता है। ठीक। अब यही कहानी आपको भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? तो जरा देखो ध्यान से कि शुद्ध विलायक के सापेक्ष, अब शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब का अवनमन, तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो क्या था? P नॉट था। हमने क्या बोला था? शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो क्या है? P नॉट है। ठीक। अब पूरे के पूरे वाष्प दाब का अवनमन क्या है? तो आपको पता है P नॉट माइनस का PS। ठीक। ये फाइनली फॉर्मूला निकल के एक और मिल गया आपको, क्या? कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का सूत्र आपको समझ में आ गया। ध्यान से देख लो, P नॉट माइनस का PS बटे में P नॉट। ठीक है ना। अच्छे तरीके से तैयार करो और फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आगे चलते हैं। अब आपको यहां से समझना है क्या कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से संबंधित अब आपको राउल्ट का नियम भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? राउल्ट का नियम। ठीक। अब ये राउल्ट का नियम क्या होता है इस चीज को भी समझो जरा ध्यान से। तो राउल्ट का नियम जो है आपको पीछे एक बार पढ़ाया जा चुका है, द्रव द्रव विलयन से संबंधित राउल्ट का नियम। तो वहां पर आपको एक बात सिखाई गई थी, क्या? कि किसी विलयन में उपस्थित यानी किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता था। ठीक। ये सीखा था आपने। बस यही कहानी यहाँ पर बता देनी है। बशर्ते एक बात ध्यान रखना कि वो समानुपाती नहीं होगा, वो बराबर होगा। ठीक। तो कैसे लिखेंगे जरा ध्यान रखना कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, देखो ध्यान से, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, बराबर होता
है। ठीक, ये बात है। अब क्या फॉर्मूला पढ़ाया अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले, तो ध्यान से देखो, वाष्प दाब के अपेक्षित अपवहन का फॉर्मूला क्या था, पी नॉट माइनस का पी एस बटे में पी नॉट। ठीक है ना, तो वही कहानी आपको समझनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या कि पी नॉट माइनस का पी एस बटे में पी नॉट बराबर। ठीक, अब विलेय का जो वाष्प मोल अंश होता है वो क्या होता है, एक्स ए। क्या होता है, एक्स ए। ठीक, अगर और थोड़ा सा इसको समझा जाए ढंग से, जरा समझना ध्यान से, इधर आ जाते हैं। ठीक, तो अगर मैं और कुछ चीजें समझाऊं आपको ध्यान से, तो और अगर आगे चलोगे तो आप फिर से लिख दो दोबारा, पी नॉट माइनस का पी एस बटे में पी नॉट। ठीक, अब जो विलेय का मोल अंश होता है उसका फॉर्मूला हमने आपको सिखाया था, क्या होता है, एन ए बटे एन ए प्लस का एन बी। ठीक है ना, अब ये कैसे कहाँ से चीजें आ रही है ना, तो जिसने पिछले लेक्चर देख रखे हैं उसको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक बारी और लिख लो, तो पी नॉट माइनस का पी एस बटे में पी नॉट बराबर, अब देखो ध्यान से, इस एन ए को यानी विलेय के मोल अंश को हम लोग लिखेंगे स्मॉल एन से, और जो विलायक का मोल अंश, सॉरी मोलों की संख्या है, उसको लिख देंगे किससे, कैपिटल एन से। तो एक ये फॉर्मूला निकल कर आ गया किसका, राउल्ट के नियम का। न्यूमेरिकल यहाँ से बनते हैं, न्यूमेरिकल यहाँ से बनते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। ठीक है ना, अगर ये चीज पल्ले पड़ गई है तो थोड़ी सी और कहानी आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज लिख दी जाए ना थोड़ी थोड़ी सी, तो बताना जरा ध्यान से, क्या कि अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉल एन क्या है, तो क्या बोलते हो, बोलो फटाफट, स्मॉल एन के बारे में क्या बोलोगे आप। तो आपको पता होना चाहिए कि विलेय के मोलों की संख्या, स्मॉल एन क्या लिखोगे आप, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है ना, ये सब याद कर लेना, कॉमा। अब कैपिटल एल, तो कैपिटल एल का मतलब क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। क्लियर हुआ, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, अब क्या है कि अब इसी से आपको डेरिवेशन भी पूछ देता है। डेरिवेशन में क्या पूछेगा, तो पूछेगा, ध्यान समझना, कि जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन एक कराया जाएगा आपसे कि राउल्ट के नियम की स्थापना, राउल्ट के नियम की स्थापना, नियम की स्थापना। ठीक है ना, यानी जो आपने ये देखा राउल्ट का नियम, ये नियम आया कहाँ से, इसका डेरिवेशन हमको करके बताओ जरा ध्यान से। ठीक, ऐसा पूछा जाएगा आपसे। तो कुछ नहीं, बड़ी आसान सी चीजें हैं, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा, जरा ध्यान से समझना। क्या कि आपने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, क्या कि इस तरीके से एक क्या था, विलायक, और इसमें आपने प्योर पानी भर रखा, मान लिया थोड़ी देर के लिए, क्या भर रखा, प्योर पानी भर रखा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, अब अगर आपने इसमें प्योर पानी भर रखा है तो जरा ध्यान से देखो, एक दूसरा और हमने बीकर ले लिया। ठीक, अब इस बीकर में आपने क्या करा है, पानी के साथ साथ कुछ और भी चीजें डाल दी, जैसे मान लो इसमें आपने चीनी चाय पत्ती डाल दी। मेरी बात समझना बिल्कुल ध्यान से, ठीक है ना। अब मैं छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ, आपको उसमें फोकस करना। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि टोटल इसमें विलायक जो है ना वो कितना है, 1 लीटर। कितना है, 1 लीटर। टोटल विलायक कितना हो गया, 1 लीटर हो गया। ठीक, अच्छा, इस एक ये भी कितना है, मान लो 1 लीटर ही है। ठीक, अब इस 1 लीटर में आपने 5 ग्राम चीनी डाल दी, मान लो समझने के लिए, क्या डाल दी, 5 ग्राम चीनी डाल दी। ठीक, मेरी बात समझना ध्यान से, क्या कि 1 लीटर पानी में आपने क्या करी, 5 ग्राम चीनी को डाल दिया। ठीक, अब जरा ये सोच करके हमको बताना कि इसका जो वाष्प दाब है, ये तो कभी क्या है, केवल और केवल विलायक है। समझना, ये क्या है, विलायक। तो विलायक का जो वाष्प दाब है वो क्या बताया गया आपको, पी नॉट। और ये क्या है, विलयन बन चुका है, क्योंकि इसमें देखो विलेय भी है और विलायक भी है, जहाँ दोनों होते हैं वो विलयन होता है। और जो विलयन का वाष्प दाब है वो क्या होता है, पीएस होता है। चीजें तय है कि नहीं है। ठीक, तो अच्छा, अब अगर हम आपसे कह दें कि जरा इसकी सांद्रता के बारे में बातचीत करो, सांद्रता का मतलब मैं आपसे कहूँ कि टेस्ट करके बताओ मुझे, क्या करके बताओ, टेस्ट करके बताओ मुझे। ठीक, तो आप क्या बोलेंगे, हवा कहाँ जा रही है, बड़ी गर्मी हो रखी है। ठीक है ना, तो जरा ये सोचो क्या कि मैं कहूँ कि जरा टेस्ट करके बताओ, तो क्या लगता है दोनों के टेस्ट में कोई फर्क समझ में आएगा। 1 लीटर पानी में 5 ग्राम चीनी का कोई मतलब निकलता है क्या, बिल्कुल भी मतलब नहीं निकलता, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा ना कि उसमें चीनी पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी है। बता पाओगे आप कि यार ये मीठा लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो आप कुछ बता नहीं पाओगे। अगर नहीं बता पाओगे तो इसका ये मतलब साफ है कि यहाँ पे
मैं अगर चाहूं तो जो विलयन का वाष्प दाब है वो किसके बराबर लिख सकता हूं, विलायक के वाष्प दाब के बराबर लिख सकता हूं। ठीक, यहाँ पे आ जाइए वापस से और समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कहानियां हैं, ये समझो बात को ध्यान से। ठीक, तो मैं अगर ये कहूं क्या कि आप यहाँ पर पीएस जो है वो बराबर लिख दीजिए किसके, पी नॉट के, यानी जो विलयन का वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा कि नहीं। अपना खुद का दिमाग लगाओ और चीजों को फील करो कि सच में अगर 1 लीटर पानी में 5 ग्राम चीनी डालेंगे तो वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी। जैसा इसका टेस्ट है सेम वैसा ही उसका टेस्ट होगा। अगर बिल्कुल यही सेम कहानी चलने वाली है ना तो दोनों के वाष्प दाब भी लगभग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर मोल अंश की बात करूं तो आपको पता है हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, XA प्लस XB बराबर 1, ये तो सीख रखा है ना, XA प्लस XB बराबर 1। जिस दिन हमने आपको मोल अंश सिखाया था उस दिन मैंने ये बात भी आपको सिखाई थी। ठीक, अब यहाँ पे जो ना A है, ये विलय है ना, इसके लिए मैंने निकाला, तो जो यहाँ पर ए है मतलब जो विलय है वो बिल्कुल ना के बराबर है। अब अगर ना के बराबर है तो मैं कह दूं कि एक्स ए जो है ना वो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। मान लिया, हमने आपसे कहा ना कि यहाँ पे जो आपको ये ए दिख रहा है वो तुम क्या मान लो, ए किसके बराबर मान लो, 0 के बराबर मान लो। ठीक, थोड़ी देर के लिए समझ लो ध्यान से कि जो एक्स ए का मान है वो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो मैं यहाँ पे एक चीज समझूंगा कि एक्स बी बराबर जो है वो किसके हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यानी जो एक्स बी का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, अच्छा, अगर ये 1 के बराबर हो गया तो मैं यहीं पे साइड में ही अगर एक छोटा सा और फॉर्मूला बनाऊं इसका, क्या कि अगर मैं एक्स बी का पूछूं तो आपको मैंने एक छोटी सी कहानी सिखाई थी कि विलायक, ये क्या लिखता है आपको, एक्स बी जो है क्या, वो क्या है, तो विलायक का मोल अंश। और विलायक के मोल अंश का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और बराबर में कितना दिया गया है, 1। ठीक, ये कहानी और आपको याद रखनी पड़ेगी। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। ठीक है ना, फील कर लेना, चीजों को समझ लेना अच्छी तरीके से ध्यान से, तो ये डेरिवेशन आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है ना, तो इतना अगर आपने कर लिया है तो कोई समस्या नहीं है मेरे ख्याल से कि ये कैसे हुआ, ये दोनों दूसरे के बराबर कब हुए, तो उस कंडीशन को देख करके पता करेंगे। ठीक, अब अगर मैं कह दूं आपसे क्या कि इसमें आप 1 से गुणा करा दो, क्या करा दो, 1 से गुणा करा दो। ठीक, तो क्या लगता है 1 से गुणा कराने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब अगर नहीं पड़ेगा तो मैं आपसे कह दूं कि आप ऐसे लिख दो पी एस बराबर पी नॉट इंटू में, अब यहाँ पे देखो एक जो है वो किसके बराबर है, इस फॉर्मूले के बराबर है, और यही फॉर्मूले का मान उठा करके आप यहाँ पर रख दीजिए आकर के, और फिर मैं कहूँ आपसे कि इस पी नॉट को इधर की तरफ पक्षांतर करके ले आइए, तो आप देखेंगे पी एस बटे में पी नॉट बराबर कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक, ये चीजें आपको दिखने लगेंगी मेरे ख्याल से। और एक चीज आप याद रखिएगा क्या कि दोनों पक्षों को ध्यान से लिख लेना, क्या दोनों पक्षों को 1 से घटाने पर, 1 से घटाने पर। ठीक, अब यहाँ पे क्या करिए कि दोनों पक्षों को 1 से घटा दीजिए। ठीक, अब जैसे ही आप दोनों पक्षों को 1 से घटाएंगे तो आप क्या पाएंगे, जरा ध्यान देना, 1 माइनस पी एस बटे में पी नॉट बराबर, ठीक है ना, ध्यान से देखते चलना, इधर पे क्या बचा आपका, कैपिटल एन, तो कैपिटल एन, सॉरी अभी एक काम करो 1 माइनस करो ना, तो 1 माइनस, अब क्या होगा, कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक, घटा दो तो क्या मिलेगा आपको, ये उधर चला जाएगा तो मिल जाएगा पी नॉट माइनस का पी एस बटे में पी नॉट बराबर, इधर ले आएंगे तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन माइनस कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक, अब ये माइनस ये प्लस दोनों एक दूसरे को ले डूबेंगे और फाइनली जो बचेगा वो बचेगा पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है ना, ये बचेगा फाइनली फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले से अभी आपको कुछ न्यूमेरिकल भी बनाना मैं सिखाऊंगा, बशर्ते आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और नोट्स बनाओ। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो दोबारा से वीडियो को रिवर्स करके यहाँ की सारी चीजें समझ लेना। अगर यहाँ की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो सच में ये डेरिवेशन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, हो गया ना, चलो अब देखते हैं आगे। अब क्या करना है, अब आपको हम यहाँ से न्यूमेरिकल में जो काम में आने वाली चीजें हैं वो समझाते हैं। ठीक है ना, चलिए ध्यान से देखिएगा क्या कि
राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से विलेय का मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। ठीक है ना। अब ये बात कैसे पता चले राउल्ट के नियम से ना कि जो विलेय का मोलर द्रव्यमान है या आणविक द्रव्यमान है वो कैसे ज्ञात किया जाए। ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए आपको पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्या लिखाया मैंने, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर क्या पढ़ा था, फटाफट बोलो साथ में, कि कैपिटल एन, सॉरी माफ करिएगा, स्मॉल एन, क्या निकला था, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक, यही तो फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले पीछे पढ़ करके आए हो ना। अब अगर ये फॉर्मूला है तो यहाँ से कैसे मोलर मास का मान बनाया जाए, तो आपको मैं छोटी छोटी कहानी समझाऊं क्या, वापस याद आ रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखो, तो यहाँ पर जो आपने देखा कि विलेय जो है वो किसके बराबर है, विलेयन में विलेय की बहुत कम मात्रा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको नगण्य मान लेंगे। ठीक, मतलब मैं अगर यहाँ पे छोटी सी कंडीशन बना दूं कि जो स्मॉल एन है वो बहुत 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 छोटा है, किससे, इस एन से। ठीक, अब अगर बहुत छोटा है तो इसको हम लोग विलियन में मान लेते हैं कि ये है ही नहीं। ठीक, अब अगर है ही नहीं तो फिर कहानी क्या होती है, तो पी नॉट माइनस का पी एस बटे में पी नॉट बराबर स्मॉल एन बटे कैपिटल एन, फिर ये बचता है केवल। ठीक है ना। अब और थोड़ी सी कहानी समझो कि जो स्मॉल एन है, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन ए। अब एन ए बराबर हमने जो आपको फॉर्मूला सिखाया था वो डब्ल्यू ए बटे एम ए, क्या होता है, डब्ल्यू ए बटे एम ए, यानी कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान जो आपको निकालना है, जो आपको निकालना है। इसी को मोलर द्रव्यमान भी बोल देते हैं। ठीक है ना, तो इसी से निकलेगा। और उसके बाद जो कैपिटल एन लिखा हुआ है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं एन बी। ठीक, तो एन बी बराबर जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बटे एम बी। ठीक, अब ये क्या है, तो ये ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या, कैपिटल एन क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या। अब विलायक के मोलों की संख्या का जब फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा, डब्ल्यू बी बटे एम बी। ठीक, अब यही सारे मान उठा करके यहाँ पे ले आओ और यहाँ रख दो आकर के, तो एक न्यूमेरिकल भी बन जाए फटाफट। ठीक है ना, तो देखो जरा ध्यान से, तो क्या करेंगे आप, ले आइए फटाफट लिख दीजिए। तो बनेगा पी नॉट माइनस का पी एस बटे में पी नॉट बराबर, अब देखो स्मॉल एन बराबर क्या है आपके पास में, डब्ल्यू ए बटे एम ए। ठीक है ना, और उसके बाद देखो ध्यान से, कैपिटल एन बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी। ठीक, अंदर अंदर गुणा कराओ, बाहर बाहर गुणा करा दो। ठीक, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, समझना, देखो यहीं पे लिख दे रहा है। ठीक है ना, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा पी नॉट माइनस का पी एस बटे में पी नॉट बराबर, अब देखो ये ऊपर चला गया तो आपको ऊपर क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू ए। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, बटे एम ए इंटू में डब्ल्यू बी, और ऊपर क्या मिल जाएगा आपको, एम बी। ठीक, तो ये हो गया फाइनली फॉर्मूला साथियों। ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद कर लो, इससे न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है ना साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिएगा। साथियों गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए थोड़ा गर्मी से बच करके रहना, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने घर में रहो और घर में ही पढ़ने की कोशिश करो, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। ठीक है ना, चलिए जय हिंद।